हेलो नमस्कार वंदनम सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल मैग्नेट ब्रेन्स IIT JEE नीट में। मेरा नाम है सत्यम शर्मा और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने प्रैक्टिस क्वेश्चंस को, क्योंकि अभी तक हमने जो भी पढ़ लिया है वो सारे टॉपिक्स रिलेटिव मोशन के, यानी कि मैं बोलूं मोशन इन अ प्लेन के खत्म हो गए हैं। मतलब मोशन इन अ प्लेन में आपको प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ना था, आपने प्रोजेक्टाइल मोशन पूरा का पूरा पढ़ लिया है। आपको रिलेटिव मोशन पढ़ना था 2D में, वो आपने पूरा का पूरा पढ़ लिया है। रिलेटिव मोशन में जो कंसेप्ट थे, जैसे कि रिवर मैन कंसेप्ट, जैसे कि रेन मैन कंसेप्ट, जैसे कि मैंने बोला था कोलिजन वाले कंसेप्ट कि भाई कोलिजन होगा कि नहीं होगा, अगर होगा तो वेलोसिटी की वैल्यू बताओ कितनी होगी, अगर होगा तो कितनी टाइम बाद होगा, और अगर कोलिजन नहीं हो रहा है तो इनके बीच में दो ऑब्जेक्ट है उनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होने वाली है। इस टाइप के सारे क्वेश्चंस मैंने आपकी आंखों के सामने से निकलवा दिए हैं, ठीक है ना। अब हमारा काम इतना सा बनता है कि आप पहले खुद से प्रैक्टिस करें क्वेश्चंस की। अगर आप खुद से नहीं भी कर रहे हैं तो मैग्नेट ब्रेन्स बिल्कुल भी आपको ऐसे अकेला नहीं छोड़ेगा, आपकी प्रैक्टिस भी कराएगा खुद से, है ना। तो आपको कुछ नहीं करना है, अगर आपने सारे के सारे टॉपिक पढ़ लिए हैं तो आ जाना है और ये लेक्चर देखना चालू करना है, क्योंकि यहां से आपकी प्रैक्टिस चालू होने वाली है। कौन से चैप्टर की? मोशन इन अ प्लेन की। क्लियर है? आपको पता है मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कंप्लीटली फ्री एजुकेशन दे रहा है, और फ्री का मतलब ये नहीं है कि कंटेंट से कॉम्प्रोमाइज किया जा रहा हो। कंटेंट भी एकदम टॉप नॉच आपको प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है ना। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। आपको पता है कि नीट के लिए हमने एक मॉड्यूल डिसाइड करके रखा है जहां पर हम आपको चैप्टर वाइज एक्सप्लेनेशन वीडियोस देते हैं। डेली आपको DPP दी जाती है, वीडियो के साथ अटैच्ड होती है, वो आपको डाउनलोड करनी होती है उसके डिस्क्रिप्शन में जाके लेक्चर के इस पर्टिकुलर लिंक से। और जैसे ही आप DPP डाउनलोड कर लेते हो तो DPP आपको क्या करना होता है? सॉल्व करना होता है। DPP क्या करना होता है? सॉल्व करना होता है, ठीक है ना। अगर आपने DPP सॉल्व कर ली तो वेल एंड गुड, अगर DPP आपसे सॉल्व नहीं हुई है तो आपको आना है और लेक्चर को देखना है, जहां पर आपको DPP के सोल्यूशन वीडियोस भी दिए जाते हैं, जहां पर आपको जो भी डाउट होगा वो आपको वीडियो देखकर क्लियर हो जाएगा। चैप्टर वाइज MCQs आपको कराए जाएंगे, PYQs आपको कराए जाएंगे, डाउट सॉल्विंग सेशन होंगे, वीकली टेस्ट पेपर आपको दिए जाएंगे, गाइडेंस, मतलब जब वीकली सेशन आपके साथ होंगे तो आपसे पूछा जाएगा कि आप और क्या चाहते हैं, हम आपको और क्या प्रोवाइड कराना चाहते हैं। चैप्टर वाइज वन शॉट रिविजन भी आपको कराए जाएंगे, और ऑनलाइन टेस्ट सीरीज का जुगाड़ भी आपके लिए किया जा रहा है, ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को पहले क्वेश्चन से, जो कि क्या है, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। अ स्टोन इज जस्ट रिलीज फ्रॉम द विंडो ऑफ अ ट्रेन मूविंग अलोंग अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट ट्रैक। ओके, द स्टोन विल हिट द ग्राउंड विद द फॉलोइंग पाथ। कैसा पाथ वो फॉलो करने वाला है, आइए जरा देखते हैं। चलिए देखते हैं, आइए 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 आइए, आजा। ये ट्रेन है, ठीक है ना। ट्रेन में मैं बना दूं एक छोटी सी खिड़की, ट्रेन में बना देता हूँ, ट्रेन में बना देता हूँ मैं छोटी सी ये ऐसी खिड़की, ठीक है ना। एक ही खिड़की है क्या? नहीं भाई, एक खिड़की नहीं है, अपन ने समझने के लिए एक खिड़की बनाई है बस, ठीक है ना। चलिए यहाँ से मैं कोई बॉल ड्रॉप करता हूँ। अच्छा, मान लीजिए कि ये जो ट्रेन है इज मूविंग अलोंग अ हॉरिजॉन्टल ट्रैक, मान लीजिए इसकी वेलोसिटी क्या है? v है, ठीक है ना। आप जब इस खिड़की से इस पर्टिकुलर प्रोजेक्टाइल को या पर्टिकुलर बॉल को छोड़ेंगे, है ना, ऐसे ड्रॉप करेंगे, जब आप ड्रॉप करेंगे इसको, तो ड्रॉप जब करेंगे तो आपको ऐसा नहीं लगता कि इस बॉल के पास भी एक वेलोसिटी होगी v की, जो कि इस ट्रेन की वेलोसिटी है, क्योंकि आप ट्रेन के अंदर बैठे हुए हो। अरे आई बात समझ में कि नहीं आई? हाँ सर समझ में आई ना, बिल्कुल समझ में आई, बिल्कुल समझ में आई। अच्छा, तो जैसे ही आपने देखा कि जैसे ही प्रोजेक्टाइल को छोड़ा गया, ड्रॉप किया गया, उसके पास हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी आई v, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या आई? वेलोसिटी आई v, और जैसे ही उसके पास हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी आई तो वो आगे चलने लगी। कौन? जो भी बॉल होगा, स्टोन होगा, जो भी होगा, वो आगे की तरफ चलने लगेगा। अच्छा, अभी उसके पास y डायरेक्शन में, जब ड्रॉप किया था आपने तो उसके पास y डायरेक्शन में कोई भी वेलोसिटी नहीं थी, छोड़ा था ना, बस ऐसे छोड़ दिया था। y डायरेक्शन में कोई भी वेलोसिटी इनिशियली नहीं थी, सिर्फ x डायरेक्शन में वेलोसिटी थी, वो भी v। जैसे ही आपने छोड़ा, थोड़े टाइम बाद, थोड़े से फ्रैक्शन ऑफ टाइम बाद आप देखोगे कि उस पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या करने लग जाएगा? एक्ट करने लग जाएगा। मानते हो कि नहीं मानते? हाँ सर बिल्कुल मानते हैं। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या करेगा? एक्ट करने लग जाएगा, और उसके उस पर नीचे की वेलोसिटी आने लग जाएगी, धीरे धीरे करके इसके नीचे की वेलोसिटी बढ़ने लग जाएगी। क्लियर है कि नहीं? तो क्या आपको एक प्रोजेक्टाइल मोशन जैसा फील नहीं हो रहा? अरे हाँ कि ना? हाँ सर। तो ये आपको ऐसा नहीं लग रहा कि पैराबोलिक पाथ को फॉलो करेगा, हर जगह इसकी वेलोसिटी v v v v रहेगी? हाँ कि ना? ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, एक नंबर, एक नंबर, ठीक है ना। चलो, तो यहां पर अगर आप आंसर देखेंगे तो आंसर में एक पैराबोलिक पाथ आपको देखने को मिलेगा, तो आंसर क्या आ जाएगा? पैराबोलिक पाथ, पैराबोलिक पाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेशो बिटवीन मैक्सिमम रेंज एंड स्क्वायर ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट इन प्रोजेक्टाइल मोशन इज। रेशो बिटवीन मैक्सिमम रेंज, जैसे ही उसने मैक्सिमम रेंज बोला मेरे दिमाग में थीटा कितना आ गया? 45 डिग्री। कितना आ गया थीटा?
45 डिग्री आ गया। अच्छा, तो रेंज मैक्सिमम कितनी हो जाती है 45 डिग्री पे, बता सकते हो क्या मुझे? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, है ना। साइन 45 90 हो जाएगा, कितना हो जाएगा? यू स्क्वायर बाय जी। ये क्या है आपकी मैक्सिमम रेंज, ये क्या है? मैक्सिमम रेंज है। ओके, ठीक है भाई। स्क्वायर ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट एंड प्रोजेक्टाइल मोशन इज, स्क्वायर ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट एंड प्रोजेक्टाइल मोशन इज। अब जरा टाइम ऑफ फ्लाइट पर आ जाते हैं। थीटा की वैल्यू 45 डिग्री ही है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या होता है? 2u साइन थीटा अपॉन जी, यही होता है क्या? हाँ यही होता है, इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ u साइन थीटा। थीटा की वैल्यू 45, तो साइन 45 कितना हो जाएगा? 1/√2 क्या? हाँ सर बिल्कुल वही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1/√2 इंटू जी। मैंने कोशिश करी कि मैं ऊपर √2 मल्टीप्लाई कर दूं, नीचे √2 मल्टीप्लाई कर दूं, तो √2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा? √2 टाइम्स u बाय जी। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। अच्छा ठीक है, तो ये हो गया टाइम ऑफ फ्लाइट, ये हो गया टाइम ऑफ फ्लाइट और स्क्वायर ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट, रेशो बिटवीन मैक्सिमम रेंज एंड स्क्वायर ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट बोला है। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है। मैक्सिमम रेंज एंड स्क्वायर ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट, इसका रेशो क्या होगा हम ये देखते हैं। आर मैक्स की वैल्यू आपने निकाल ली है कितनी? यू स्क्वायर बाय जी, ठीक है ना, यू स्क्वायर बाय जी। और इसका स्क्वायर कितना होगा भाई? टाइम ऑफ फ्लाइट का स्क्वायर, टाइम ऑफ फ्लाइट का स्क्वायर हो जाएगा कितना? √2 का स्क्वायर, 2u स्क्वायर बाय जी स्क्वायर, हाँ कि ना? हाँ सर, 2u स्क्वायर बाय जी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा कितना? 2u स्क्वायर बाय जी स्क्वायर। ये जी से ये कट गया, ये जी से ये कट गया, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कट गया, कितना बचा? ऊपर कितना आ रहा है? ये 10 डिवाइड बाय 2, तो ये हो जाएगा कितना? 5 हो जाएगा कि नहीं होगा? लेकिन ऑप्शन तो आ ही नहीं रहा है, ऑप्शन तो आ ही नहीं रहा है, मतलब हमने कुछ ना कुछ लोचा किया है। आइए देख लेते हैं क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। देखिए टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या है? 2u साइन थीटा अपॉन जी, है कि नहीं है? है ना। अच्छा, थीटा की वैल्यू क्या है? 45 डिग्री है, ठीक है। तो हम 45 डिग्री पे निकाल चुके हैं कि नहीं वैल्यू? देख लो ना भाई, यहाँ पे हमने 45 रखी थी वैल्यू, तो कितना आ गया था? 1/√2 करके हम कितने ले आए? टी स्क्वायर इक्वल्स टू 2u स्क्वायर बाय जी स्क्वायर वैल्यू लेकर आ गए हैं। अच्छा एक सेकंड ध्यान से सुनो, हमको बोला है कि आर मैक्स बाय टी स्क्वायर का रेशो निकाल कर बताओ। आर मैक्स की वैल्यू आई है यू स्क्वायर बाय जी, और टी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई है? 2u स्क्वायर, और ऊपर चला गया कितना? जी का स्क्वायर, जी ये गया, यू स्क्वायर गया, कितना आया? जी बाय 2, कितना आया? जी बाय 2। अच्छा जी बाय 2 मतलब कितना? देखिए इसको मैं 10:2 बोल सकता हूँ, यानी कि आंसर क्या आ गया हमारा? 10:2 आया। अब आप ऑप्शन देखोगे आपको लगेगा कि यार ये क्या आंसर आ गया भाई, ये तो कहीं मैच ही नहीं कर रहा है। अच्छा फिर आप ध्यान से देखो, इसको ध्यान से देखो, यहाँ पर रेशो कितना आएगा? आंसर कितना आएगा? 5 आएगा कि नहीं आएगा? है ना। हमने यहाँ पर g की वैल्यू को ऑलमोस्ट 10 ले लिया है, वैसे g की वैल्यू हम कितनी लेना चाहिए? हमें 9.8 लेना चाहिए था, ठीक है, लेकिन हमने 10 ले लिया, कोई बात नहीं। तो आप देखो रेशो इसमें किसका 5 आ रहा है? रेशो किसका 5 आ रहा है? इसका तो नहीं आ रहा, इसका भी नहीं आ रहा, और इसका तो बिल्कुल नहीं आ रहा। तो आंसर क्या हो जाएगा? ये 5 सर, ये भी नहीं आ रहा है, तो 4.9 आ रहा है। अरे बाबा ठीक है ना, ऑलमोस्ट 5 है कि नहीं है? हाँ सर ऑलमोस्ट 5 है, तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, द हॉरिजॉन्टल रेंज एंड द मैक्सिमम हाइट ऑफ अ प्रोजेक्टाइल आर इक्वल। क्या? द हॉरिजॉन्टल रेंज एंड द मैक्सिमम हाइट ऑफ अ प्रोजेक्टाइल आर इक्वल, द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज। फिर से पढ़ेंगे, द हॉरिजॉन्टल रेंज एंड द मैक्सिमम हाइट आर इज इक्वल्स टू एच बोला है ना। द हॉरिजॉन्टल रेंज एंड द मैक्सिमम हाइट ऑफ अ प्रोजेक्टाइल आर इक्वल, द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज। याद करो फॉर्मूला, आर इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ एच कॉट थीटा, आर इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ एच कॉट थीटा। यही होगा कि नहीं होगा? अच्छा थीटा की वैल्यू कितनी? नहीं पता, वही तो निकालना है। यहाँ पर ये क्या बोला गया है? अच्छा इसको अगर कॉट के टर्म्स में लिखना है, 10 के टर्म्स में लिख लो, आर टेन थीटा लिख लो, आर टेन थीटा इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ एच, है ना। चलिए यहाँ पर बोल रहे हैं कि आर किसके बराबर हो गया है? एच के बराबर हो गया। किसके बराबर हो गया है? आर एच के बराबर हो गया, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? tan इनवर्स 4 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? tan इनवर्स 4 आ जाएगी। क्लियर? पक्का? जी सर पक्का। 100%? जी सर 100%। मैंने आपको एक फॉर्मूला भी बताया था कि अगर रेंज इज इक्वल्स टू n टाइम्स ऑफ h दी जाती है, तो आपके पास जो tan थीटा होता है वो कितना हो जाता है? 4/n हो जाता है। क्या हो जाता है? tan थीटा इज इक्वल्स टू 4/n हो जाता है। यहाँ n की वैल्यू कितनी है? 1 है, यहाँ n की वैल्यू 1 है, तो थीटा की वैल्यू आप क्या निकाल सकते हो? सीधे सीधे tan इनवर्स 4 निकाल सकते हो। क्लियर?
ठीक है ना। तो ये आपके पास मैंने एक शॉर्टकट तरीका बताया था, इससे भी आप कर सकते हो और इससे तो कर ही सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 3 particles A, B and C are thrown from the top of a tower with the same speed. A is thrown up, B is thrown down and C is horizontally. अच्छा, they hit the ground with the speed VA, VB and VC। चलिए तो अब हमको बात करनी है, आओ इस चीज को समझेंगे ताकि हमारे दिमाग में कभी भी आगे जाकर डाउट ना बने ये चीज, है ना। आओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हाँ, यहां पर क्या बोला है, 3 particles A, B and C। ठीक है, एक A बना देता हूं, एक B बना देता हूं और एक C बना देता हूं, ठीक है ना। आर थ्रोन फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर विद द सेम स्पीड। ठीक है, ए इज थ्रोन अप, ए को क्या किया गया है, ऊपर की तरफ फेंका गया है विद द सेम स्पीड यू, ऐसा मान लो, विद द सेम स्पीड यू, विद द सेम स्पीड यू, ए है ये, ठीक है ना। ये क्या है, बी है। ओके, बी इज थ्रोन डाउन विद, अच्छा, बी इज थ्रोन डाउन, बी को क्या किया गया है, नीचे की तरफ फेंका गया है, किस वेलोसिटी से, यू वेलोसिटी से। ओके, आगे, एंड सी इज हॉरिजॉन्टली, अच्छा सी को दिया हुआ है क्या, हॉरिजॉन्टली, यू वेलोसिटी से फेंका गया है। अच्छा, जरा समझेंगे अब क्या होने वाला है। देखो, अगर हम बात करें सी की, तो सी के पास वाई डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, अभी 0 है। अरे हाँ कि ना, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। आप देखो कि जब इसे फेंका गया है यहां से, तो उसके पास इनिशियल वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में कितनी है, 0 है। ओके सर, ओके। यहां पर आप देखोगे तो इसके पास वाई डायरेक्शन में कितनी वेलोसिटी है, पूरी की पूरी यू है। समझ रहे हो आप कि नहीं समझ रहे हो, हाँ सर समझ रहे। और अगर आप इसको देखोगे तो यहाँ पर प्रोजेक्टाइल ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा और यहाँ आ जाएगा, ठीक है ना। इसके पास इसी मूवमेंट पर कितनी वेलोसिटी होने वाली है, नीचे की तरफ यू वेलोसिटी होने वाली है। क्लियर है। आप इस बॉल को जैसे ही छोड़ोगे, यहाँ पर देखो ना, थर्ड पार्टिकल बोला हुआ है सी इज हॉरिजॉन्टली, सी को हॉरिजॉन्टली फेंका गया है। ठीक, सी के पास 2 वेलोसिटीज हैं, एक एक्स डायरेक्शन में, एक वाई डायरेक्शन में। सुनना मेरी बात ध्यान से, आप इस प्रोजेक्टाइल को जब देखोगे, इस प्रोजेक्टाइल को जब देखोगे, मैं बोलूँ इस पार्टिकल को जब देखोगे, इस पार्टिकल को जब देखोगे, दोनों ही नीचे वाई डायरेक्शन में यू वेलोसिटी से आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं, पक्का। जब ये वाले सी पार्टिकल को आप देखोगे, इसके पास एक एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी, एक वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी है, लेकिन मैंने आपको बोला था कि जब नीचे पहुंचना है, इसको नीचे पहुंचना है जब इसको, तो यहां पर तीनों की वेलोसिटीज, या मैं बात करूं सी वाले की, अगर सी वाले की जो वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी है वो इंडिपेंडेंट होगी एक्स डायरेक्शन से। समझ रहे हो कि नहीं, ये तो कहने की बात है। अगर आप चाहोगे तो मैं आपको मैथ से भी सॉल्व करके दिखा दूंगा, देखना है। चलिए आइए देख लीजिए, उस तरीके से देख लीजिए, फिर हम बातों से बात करेंगे, नहीं तो आपको लगेगा सर बातों बातों में कैसे सॉल्व करा दिया, है ना, कुछ प्रूफ भी तो दिखाओ। चलिए देखते हैं, आइए मैं बात करूं अगर बी वाले की, है ना, किसकी बात करूं, बी वाले पार्टिकल की बात करूं, बी वाले पार्टिकल की, और निकालना चाहूं कि फाइनल वेलोसिटी ऑफ बी कितनी होने वाली है। तो आइए जरा देखते हैं। मान लीजिए इस टावर की हाइट कितनी है, मान लीजिए इस टावर की हाइट है h, कितनी हाइट है h, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा, वीबी का स्क्वायर इज इक्वल टू यू का स्क्वायर प्लस 2as, फॉर्मूला याद है, हाँ सर याद है। वीबी हमको निकालना है, वीबी का स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी कितनी दी गई थी, इनिशियल वेलोसिटी कितनी दी गई है, यू स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ ए की वैल्यू कितनी है जी, और एस की वैल्यू कितनी है एच, हाँ कि ना, हाँ सर बिल्कुल सही। 3 केसेस अच्छे से समझो पहले। 3 पार्टिकल है, ए बी सी आर थ्रोन फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर विद द सेम स्पीड। ए इज थ्रोन अप, बी इज थ्रोन डाउन, मतलब बी की इनिशियल वेलोसिटी है, ओके, एंड सी इज हॉरिजॉन्टली, ठीक है ना। ये तीनों चीजें आपको पता होनी चाहिए। चलिए तो वीबी की वैल्यू कितनी आ गई, वीबी इज इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, यू स्क्वायर माइनस 2gh। अच्छा, एक चीज और ध्यान से देखो, क्या सर, देखो यहां पर अब आपके मन में डाउट ये आएगा कि सर आपने u को नेगेटिव क्यों नहीं लिया, क्योंकि u तो नीचे की तरफ है। अरे यार u को नेगेटिव ले भी लोगे, सुनो मेरी बात, u को अगर नेगेटिव ले भी लोगे तो u नेगेटिव का स्क्वायर होकर पॉजिटिव हो जाएगा, हाँ कि ना। ठीक है सर, आपने सही बोला, लेकिन सर आपने h को नेगेटिव क्यों नहीं लिया, हाँ ये बात एकदम सही है। नीचे के डायरेक्शन में आपका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो आपको h को क्या लेना चाहिए, नेगेटिव लेना चाहिए। ठीक है, लो भाई नेगेटिव ले लेता हूं मैं इसको। चलिए, तो अगर मैं h को नेगेटिव लेता हूं, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। चलिए, तो वीबी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2gh हो जाएगा क्या, हाँ सर यही हो जाएगा। मतलब वीबी की वैल्यू किसके बराबर आ गई, अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस 2gh के बराबर आ गई। मतलब जब ये बी वाला पार्टिकल नीचे की तरफ गिरेगा तो इसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी है, यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ gh। ठीक है, आ जाओ आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं जरा ए की, किसकी, ए की बात करते हैं, ए की बात करेंगे। ए के लिए जरा हम देखते हैं क्या होने वाला है। अच्छा ध्यान से देखो, ए
पे जब आपने बॉल को छोड़ा या पार्टिकल को छोड़ा तो उसकी वेलोसिटी थी ऊपर की तरफ u, ठीक है ना। डिस्प्लेसमेंट अभी भी उसे कितना करना है, h ही करना है, क्लियर है। तो मैं क्या यहां पर भी वही फॉर्मूला लगा दूं कि va² इज इक्वल टू u² माइनस 2gh, ठीक है ना। अच्छा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये समझे कि नहीं समझे, h अभी भी क्या है, नीचे की तरफ है। चलिए, तो va² इज इक्वल टू u ऊपर की तरफ है तो u² है ना, इसकी वैल्यू u है तो u² प्लस 2gh हो जाएगा। जी सर, तो यहाँ पर va की वैल्यू कितनी आ गई, अंडर रूट u² प्लस 2gh, u² प्लस 2gh। क्या मतलब इसका, देखो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, इसका मतलब ये है कि जब ये वाला पार्टिकल आपका नीचे आकर गिरेगा va वेलोसिटी से, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसका मैग्नीट्यूड होगा कितना, u² प्लस 2gh, ठीक है। ओके सर, अब बचती है हमारी ये सी वाली बॉल, सी वाला पार्टिकल या सी वाला स्टोन, जो भी हो, पार्टिकल है, बॉल है, स्टोन है, जो है, सी वाले को देखेंगे जरा, है ना। यहां पर कैलकुलेशन में सिर्फ और सिर्फ वाई डायरेक्शन में करूं, वाई डायरेक्शन में करूं, क्यों, क्योंकि एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी तो लगातार कांस्टेंट रहने वाली है क्या, अरे ना 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 ना, समझ में नहीं आया क्या। देखो ये क्या करेगा, आपको ऐसे प्रोजेक्टाइल मोशन शो करके यहाँ कहीं आकर ये गिर जाएगा, ठीक है ना। गिरने से पहले इसके पास एक्स डायरेक्शन में फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, एक्स डायरेक्शन में फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, यू ही होगी, है ना। वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी अगर मैं निकालूं, उसका रिजल्टेंट निकाल लेंगे तो हमको नेट पता चल जाएगा कि कितनी स्पीड से नीचे की तरफ गिरा है ना। तो हमको क्या निकालना है, वीसी निकालना है। आओ तो मैं निकालता हूं वीसी, वीसी मुझे चाहिए। वीसी के लिए मैं कोशिश करूंगा कि पहले वाई डायरेक्शन की निकाल लूं, एक्स की मेरे पास है, चलो तो मैं बोलता हूं वाई डायरेक्शन में मैं अपनी कैलकुलेशन लगा रहा हूं, वाई डायरेक्शन में, किसके लिए, सी वाले पार्टिकल के लिए। तो वी वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू यू वाई का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ जी एच लगाया, प्लस हो गया, ठीक है ना। अरे जी नेगेटिव था, एच भी नेगेटिव था, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। चलिए, तो वी वाई हमको निकालना है, यू वाई की वैल्यू कितनी है मुझे बताओ, यू वाई की वैल्यू कितनी है सर, 0 है यू वाई की वैल्यू, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0 प्लस 2gh। और सर ये तो गलत हो गया, सर ये तो गलत हो गया, आप तो बोल रहे थे कि तीनों की वेलोसिटी बराबर आएगी, यहां पर तो ये 2gh आ गई। अरे बाबा, ये वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी है, बस क्या है ये वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी। हमको तो नेट निकालना है कि किस स्पीड से आकर वो नीचे गिरेगा, ठीक है ना। तो वी वाई की वैल्यू कितनी आ गई, वी वाई की वैल्यू आ गई है अंडर रूट 2gh। ये आंसर नहीं है भाई, है ना। अच्छा, अब जब आपका प्रोजेक्टाइल नीचे आकर गिर रहा है, ये मैं आपका प्रोजेक्टाइल बना रहा हूं, इसकी एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है u, वाई डायरेक्शन में आपने कितनी निकाल ली है, अंडर रूट 2gh, अंडर रूट 2gh। तो इसकी नेट रिजल्टेंट आप निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते, इसका नेट रिजल्टेंट आप निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हैं। अरे u और इसका रिजल्टेंट निकलेगा कि नहीं निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा। कैसे निकलेगा, आइए निकालते हैं। वी सी इज इक्वल्स टू अंडर रूट इसका स्क्वायर u का स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2gh का स्क्वायर, तो ये भी कितना आ गया, u² प्लस 2gh। देखो आ गया, आ गया सर। यही चीज मैं आपको बोलकर बता रहा था, क्या, यही चीज मैं आपको बोलकर बता रहा था कि ये वाई डायरेक्शन में जा रही है, ये वाई डायरेक्शन में जा रही है, ये भी वाई डायरेक्शन में जा रही है, तीनों के वाई डायरेक्शन का मोशन सेम होने वाला है। क्योंकि अगर आप देखोगे इसके अंदर एक्स डायरेक्शन का मोशन है, तो उसके एक्स डायरेक्शन के मोशन से वाई डायरेक्शन के मोशन में कोई अंतर नहीं पड़ेगा, दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं। आई मेरी बात समझ में, प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ मोशन, 2D मोशन, ठीक है। चलिए, तो आप देख सकते हैं VB, VA और VC तीनों के ही वेलोसिटी की वैल्यू कितनी आई है भाई, u² अंडर रूट u² प्लस 2gh का रूट। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अ लार्ज नंबर ऑफ बुलेट्स आर फायर्ड इन ऑल डायरेक्शन विद सेम स्पीड v, large number of bullets are fired in all direction with the same speed v, what is the maximum area on the ground on which these bullets will spread। क्वेश्चन समझने की कोशिश करो। लार्ज नंबर ऑफ बुलेट्स आर फायर्ड, करके क्या कर दिया, ऐसे लार्ज नंबर ऑफ बुलेट्स आर फायर्ड इन ऑल डायरेक्शंस, हर डायरेक्शन में बुलेट फायर की गई है, ठीक है ना, विद द सेम स्पीड v, व्हाट इज द मैक्सिमम एरिया ऑन द ग्राउंड विच, अच्छा, जहां तक ये सारी क्या होगा, एरिया कवर करेगी ये सारी बुलेट्स। तो देखो मेरी बात ध्यान से सुनना, पहले मैं इसका 2D में फिगर बनाता हूं, फिर आपको समझाने की कोशिश करूंगा। आइए समझिए, ये प्रोजेक्टाइल है, प्रोजेक्टाइल हुआ, यहां तक आ गया प्रोजेक्टाइल, ठीक है ना, ओके। ठीक है ना, अच्छा समझना मेरी बात ध्यान से। ये प्रोजेक्टाइल आपने फेंका, ये प्रोजेक्टाइल आपने क्या कर दिया, फेंक दिया ऐसे प्रोजेक्टाइल u वेलोसिटी से, है ना, और ये हो गई क्या इसकी रेंज,
ये हो गई क्या इसकी रेंज। समझना, ये एक डायरेक्शन में, ये एक डायरेक्शन में, ठीक है ना, समझने की कोशिश करना। ये एक डायरेक्शन में मैं दूसरी डायरेक्शन में फेंकी, ये तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं, सातवीं, आठवीं, ऐसे करके करते हुए करते हुए करते हुए करते हुए मैंने n नंबर ऑफ बुलेट चलाई हर डायरेक्शन में। तो वो पूछ रहा है कि कितना एरिया कवर हुआ, बताओ कितना एरिया कवर हुआ। पहले तो ये बताओ कि जो एरिया कवर हो रहा है वो कैसा है, सर्कुलर है क्या? फिर से दिखाऊं, आपने यहां से प्रोजेक्टाइल को फेंका, बुलेट चलाई, ये बुलेट गई ऐसी, ये तो लेकिन एक ही डायरेक्शन में गई ना, ये देखो ऐसे ही मेरे को हर डायरेक्शन में चलाना है। तो मैंने थोड़ा सा खिसकाया अपनी बंदूक को, ये दूसरी बुलेट, ये तीसरी, ये चौथी, ये पांचवी, छठवीं, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं, ऐसे करके करते 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 n नंबर ऑफ बुलेट्स मैंने चलाई। और जब मैंने देखा, अपने आसपास देखा, तो एक सर्कल सा बन गया। क्या बन गया? सर्कल सा बन गया। समझो, इसको पकड़ो, घुमा दो, इसको पकड़ लिया, ये बुलेट गिर गई, इसको पकड़ा और ऐसे घुमा दिया, तो क्या बन जाएगा? एक सर्कल बन जाएगा। तो एक सर्कुलर एरिया कवर होगा जिसका रेडियस कितना होगा? रेंज के बराबर। आई मेरी बात समझ में? ये चीज बोल रहा हूं मैं कि एक सर्कल कवर होगा जिसका जो रेडियस होगा वो किसके बराबर होगा? रेंज के बराबर होगा। अच्छा क्वेश्चन है, रेंज के बराबर इसका रेडियस होने वाला है। ठीक है, ओके सर। तो रेंज की वैल्यू निकाल सकते हो क्या? सर क्यों नहीं निकाल पाएंगे, रेंज की वैल्यू निकाल सकते हो। आइए, हर बार आपने जो वेलोसिटी है, इसकी u की वैल्यू कितनी बोली है उसने? v बोली है, और कोई एंगल कुछ नहीं दिया है क्या? अरे देखो ना, a large number of bullets are fired in all directions with the same speed. What is the maximum area on the ground? अच्छा, मैक्सिमम एरिया बोल दिया। मैक्सिमम एरिया, अगर आपको इस एरिया को मैक्सिमाइज करना है तो आपको रेडियस को मैक्सिमाइज करना पड़ेगा, यानी कि रेंज आपको क्या चाहिए? मैक्सिमम चाहिए। और जब आपको रेंज मैक्सिमम चाहिए, तो इसका क्या मतलब है कि थीटा क्या होना चाहिए? 45 डिग्री होना चाहिए, हाँ कि ना? जी सर। चलिए, मैक्सिमम रेंज जो होती है उसका फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला छोड़ो, वैल्यू सीधे याद होनी चाहिए, u²/g। u की वैल्यू आपको बोली है v, तो ये कितना हो जाएगा? v²/g हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। अच्छा, अब आपके पास रेंज आ गई, यानी कि रेंज ही आपकी किसके बराबर है? रेडियस के बराबर है। तो अब आप एरिया नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो एरिया इज नथिंग बट पाई इंटू रेंज का स्क्वायर, आर मैक्स का स्क्वायर। चलिए, पाई इंटू आर मैक्स की वैल्यू कितनी है? v²/g का होल स्क्वायर है क्या ये? हाँ सर, होल स्क्वायर करना पड़ेगा। ये हो जाएगा पाई इंटू v की पावर 4/g का स्क्वायर। यह है क्या ऑप्शन में? पाई इंटू v की पावर 4/g का स्क्वायर। ये हुआ वो मैक्सिमम एरिया जो आप कवर कर रहे हो। ये क्लियर? जी सर, एकदम क्लियर, एकदम परफेक्ट। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? A cart is moving horizontally along a straight line with constant speed of 30 meter per second. A projectile is to be fired from the moving cart in such a way that it will return to the cart after the cart has moved 80 meter. उफ, काफी सारी डिटेलिंग। एक कार्ट है, ठीक है ना, एक कार्ट है। देखिएगा, a cart is moving horizontally along a straight line with constant speed of 30 meter per second. Constant speed of 30 meter per second. ठीक है। A projectile is to be fired from the moving cart in such a way that it will return to the cart after the cart has moved 80 meter. मतलब यहां से आपने क्या किया? एक प्रोजेक्टाइल को क्या कर दिया? शूट किया। ये प्रोजेक्टाइल को आपने क्या कर दिया भैया? शूट कर दिया। ठीक है ना? ये ऐसे गया और यहां गिरा। कब गिरा? जब ये कार्ट यहां पर पहुंच गया। जब ये कार्ट यहां पहुंच गया। कहां पहुंच गया? सीधा लाइन बनाओ, सीधा लाइन बनाओ सर। कहां पहुंच गया? यहां पहुंच गया। ठीक है ना? यहां पहुंच गया। ठीक है ना? प्रोजेक्टाइल कहां पहुंच गया? यहां पहुंच गया। और इसकी दूरी कितनी दी गई है? इसकी दूरी दी गई है कितनी? 80 मीटर। कितनी दी गई है दूरी? 80 मीटर दी गई है। अच्छा, आगे क्या पूछ रहा है? एट व्हाट स्पीड रिलेटिव टू द कार्ट, at what speed relative to the cart must the projectile be fired, ताकि 80 मीटर बाद वो इस किस पर आकर गिरे? इस कार्ट पर ही आकर गिरे। ओके, आई बात समझ में? जी सर, समझ में आ गई। यहां पर आप देखो कि जब आपने प्रोजेक्टाइल को फायर किया होगा, उसकी कुछ u वेलोसिटी रही होगी, हाँ कि ना, जिसका x कंपोनेंट 30 मीटर पर सेकंड के बराबर होगा। क्या बताओ मुझे? जिसका x कंपोनेंट 30 मीटर के बराबर होगा। बिल्कुल सही सर।
तो मैंने बोला ux किसके बराबर आया, 30 मीटर पर सेकेंड के बराबर आया। अच्छा, इसका एक y कंपोनेंट भी होगा, बिल्कुल होगा सर, uy, है ना। आई बात समझ में? हाँ सर समझ में आ गई। कुछ एंगल वेंगल दिया है? नहीं, कुछ नहीं। चलो, तो हमें यार ये y निकालने का अगर कंपोनेंट तो हमारा काम हो जाएगा, क्योंकि उसने क्वेश्चन में पूछा है क्या निकालो आप, कहाँ गया, इट विल रिटर्न टू द कार्ट आफ्टर द कार्ट हैज मूव्ड, एट व्हाट स्पीड मस्ट द प्रोजेक्टाइल बी फायर्ड। अब देखो भाई, अगर आप यहां से किसी भी प्रोजेक्टाइल को ऐसे फेंकोगे तो उस प्रोजेक्टाइल के पास अपने आप एक्स डायरेक्शन में 30 मीटर पर सेकेंड तो आ जाएगी, क्योंकि वो ऑलरेडी एक मूविंग फ्रेम में है ना। अरे भाई, ये जो प्रोजेक्टाइल है जिसको आप फेंक रहे हो वो ऑलरेडी एक मूविंग फ्रेम में है, जब आप उसे वर्टिकली अपवर्ड ही फेंकोगे तो उसके पास अपने आप ये 30 मीटर पर सेकंड की एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऐड हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। सेम वही क्वेश्चन है कि चलती हुई ट्रेन से आपने एक पत्थर ड्रॉप कर दिया, उस पत्थर के पास उस चलती हुई ट्रेन की वेलोसिटी अपने आप आ जाएगी, तो वो पैराबोलिक पाथ से आगे जाएगा। क्लियर? ओके, तो हमको ये यू वाई निकालना है बस। अगर ये यू वाई आपने निकाल लिया, आपका काम बन जाएगा, खत्म, है ना। इसका मतलब ये होगा कि अगर चलती हुई कार्ट है, चलती हुई कार्ट में आप ऐसे बॉल को फेंकोगे या प्रोजेक्टाइल को फेंकोगे, ऐसे फेंकोगे तो उसके पास अपने आप एक 30 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी ऐड हो जाएगी, क्योंकि आपने उसको चलती हुई कार्ट से फेंका है और वो ऐसे जाके कार्ट पे वापस गिर जाएगी 80 मीटर में। क्लियर है? तो हमको पता है कि ये और कुछ नहीं है, ये 80 मीटर और कुछ नहीं है, रेंज है। ये 80 मीटर और कुछ नहीं है, क्या है ये? रेंज है। और रेंज का फॉर्मूला होता है 2 टाइम्स ऑफ ux इंटू यू वाई अपॉन जी। हाँ कि ना? हाँ सर, बिल्कुल सही कहा आपने। रेंज की वैल्यू कितनी है? 80 मीटर, ठीक है ना। 2 टाइम्स ऑफ ux की वैल्यू कितनी है बताइए? ux की वैल्यू है 30 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। आपको क्या निकालना है? uy निकालना है डिवाइडेड बाय g। g की वैल्यू आपने 10 ले ली है, 0 से ये 0 कट गया नहीं यार, ये 0 नहीं काटूंगा मैं, इस 0 से ये 0 काट देता हूँ, है ना। क्यों सर, ऐसा क्यों नहीं कर सकते? उससे भी, अरे काट दो यार, कोई दिक्कत नहीं है। 3 दूनी 6, तो ये हो जाएगा 80/6 इज इक्वल टू uy, यानी कि uy की वैल्यू कितनी आ गई? 40/3 मीटर पर सेकेंड, 40/3 मीटर पर सेकेंड। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर आप इस प्रोजेक्टाइल को 40/3 मीटर पर सेकेंड से फेंक दो, आपको इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है कि एक्स डायरेक्शन में क्या वेलोसिटी होनी चाहिए, वो तो अपने आप ऐड हो जाएगी उसमें। क्लियर है कि नहीं? तो अगर आप इसको 40/3 मीटर पर सेकंड से ऊपर की तरफ फेंक दोगे चलती हुई कार्ट से, तो ये आगे जाकर 80 मीटर पे वापस आपको कार्ट में गिरता हुआ दिख जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा? 40/3 मीटर पर सेकंड। चलिए, वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, a projectile fired with initial velocity u at some angle theta has a range r. Okay, if the initial velocity be doubled at the same angle of projection, then the range will be देखो, आप देखिए रेंज का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। होता है कि नहीं होता? बिल्कुल होता है। ये r1 है, ये u1 है, मान लो। ये बोल रहा है कि एंगल सेम है, तो रेंज बताओ क्या होगी? r2 किया, यहाँ वेलोसिटी क्या कर दी भाई? डबल कर दी है, तो 2 टाइम्स ऑफ u1 का स्क्वायर हो गया साइन 2 थीटा अपॉन जी, साइन 2 थीटा अपॉन जी। होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो अगर आप इसका रेशो ले लो तो ये कितना हो जाएगा? r1/r2, या साफ साफ बोल दो कि एंगल सेम है, जी सेम है, वेलोसिटी आपने डबल की, तो रेंज क्या हो जाएगी? 4 टाइम्स हो जाएगी। रेंज क्या हो जाएगी? 4 टाइम्स हो जाएगी। रेशो निकाल कर भी कर सकते हो, आंसर वही आना है, लेकिन आपके पास इतना दिमाग अब आ गया है कि अगर वेलोसिटी डबल हुई है तो उसका स्क्वायर लगा हुआ है, तो रेंज 4 टाइम्स हो जाएगी। चलिए, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, a body A moves with constant velocity on a straight line path tangential to the earth's surface. Another body B is thrown vertically upward. It goes to a height and falls back on earth. A third body C is projected to an angle and follows a parabolic path shown in the figure. The bodies whose angular momentum related to the center of the earth is conserved are. देखो, अभी आपने एंगुलर मोमेंटम नहीं पढ़ा है, तो मैं समझ सकता हूं अभी आपको नहीं बनेगा। मैं ऐसा मान रहा हूं कि आपने नहीं पढ़ा है, जब आगे आप पढ़ लोगे तो हम इसको डिस्कस कर लेंगे। वैसे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो ऑप्शन है उसमें सबसे सही सटीक आंसर है नन ऑफ द अबव, है ना। बी ओनली हो नहीं सकता, बी एन सी हो ही नहीं सकता, ए बी सी और साथ में हो ही नहीं सकता। क्लियर बात है? तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ दी अबव। अगर आप एंगुलर मोमेंटम पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा, इट इज नथिंग बट एम, या मैं बोलूं आर क्रॉस पी। बस सिंपल सी बात आप इतना समझ लीजिए, है ना। एम वी आर परपेंडिकुलर या एम वी परपेंडिकुलर इंटू आर, बस आप इतना कर दोगे तो आपको मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। डायरेक्शन की बात हम बाद में करेंगे जब हम एंगुलर मोमेंटम पढ़ेंगे, है ना। तो एल वेक्टर इज नथिंग बट एम वी आर परपेंडिकुलर या फिर एम वी परपेंडिकुलर आर, बस। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अच्छा क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन। A projectile moves from the ground such that its horizontal displacement x is equals to kt and vertical displacement y is equals to kt 1 minus alpha t, where k and alpha are constants and t is in time. Find out total time of flight and maximum height attained. Okay, ठीक है, आगे बात करते हैं। देखिए, x is equals to kt और y is equals to kt 1 minus
अल्फा टी है। वो पूछ रहा है कि बताइए मैक्सिमम हाइट अटेंड कितना होगा और टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा। चलिए टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट की अगर हम बात करें, ये प्रोजेक्टाइल मोशन है, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हो वाई डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए हम क्या मान लेते थे, 0 मान लेते थे। भाई जब आपको टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना था, याद करो v इज इक्वल्स टू, या मैं ऐसी बात करता हूँ, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाते थे आप वाई डायरेक्शन में, एस वाई इज इक्वल्स टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी का स्क्वायर, आप ये लगाते थे। इसमें टी आपका टाइम ऑफ फ्लाइट होता था। आप बोलते थे जब प्रोजेक्टाइल जमीन से उठेगा और वापस जमीन पर आकर गिरेगा तो उसका वाई डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा, तो आप इसको 0 बोल देते थे, याद करो, बोल देते थे, हाँ सर बोल देते थे, ठीक है। तो वाई डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट क्या होता है टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए, 0 होता है, ओके। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि ये वाई डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट है, उसी की तो इक्वेशन है y इक्वल्स टू के टी 1 माइनस अल्फा टी, है ना। अगर मैं बोलूँ कि हम टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना चाह रहे हैं, हम टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना चाह रहे हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना चाह रहे हैं, तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए बात पक्की है कि y की वैल्यू आपको क्या करनी पड़ेगी, y इज द डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन, ओके। y की वैल्यू जैसे ही आपने 0 पुट की तो क्या हो गया भाई, 0 इज इक्वल्स टू के टी 1 माइनस अल्फा टी, ठीक है ना। ये 0 हो गया तो कितना आ जाएगा आंसर, 1 माइनस अल्फा टी इज इक्वल्स टू 0, तो टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 बाय अल्फा। तो ये क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट है, ये क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट है, 1 बाय अल्फा। इनमें से ऑप्शन, अरे बाप रे 3 ऑप्शन है, 3 ऑप्शन है, मतलब आपको यहाँ जुगाड़ से काम नहीं चलेगा, आपको पूरा सॉल्व क्वेश्चन करना पड़ेगा। तो 1 बाय अल्फा क्या आ गया आपका, टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया। आगे जाकर वो पूछ रहा है कि बताइए मैक्सिमम हाइट अटेंड कितनी होगी। सो दिस इज योर मैक्सिमम हाइट अटेंड, दिस इज योर एच मैक्स, दिस इज योर मैक्सिमम हाइट अटेंड। तो अगर ये मैक्सिमम हाइट अटेंड है, मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर ये मैक्सिमम हाइट अटेंड है तो यहाँ पर वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी कितनी हो जाती है, 0। भाई मैक्सिमम हाइट पर पहुंच के वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी 0 हो जाती है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी बचती है vx। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, हाँ सर ये तो हमने पढ़ लिया है यार, तो अच्छे से पता है हमको कि मैक्सिमम हाइट पर पहुंच के वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। चलिए आ जाइए, तो अगर मुझे मैक्सिमम हाइट की वेलोसिटी 0 चाहिए तो मैं क्या करता हूं, अगर मुझे vy चाहिए तो मुझे क्या चाहिए एक्चुअल में, dy बाई dt चाहिए, मुझे बताओ, अरे हाँ कि ना, dy बाई dt चाहिए, बिल्कुल चाहिए। चलिए तो हम निकालते हैं भाई, हम इसको लिख लेते हैं, ये क्या होगा, पहले मैं सीधे सीधे y लिख लेता हूँ, सीधे y लिख लेता हूँ। देखो y को थोड़ा खोल के लिख लेता हूँ ताकि डिफ्रेंशिएशन करने में आसानी हो। के टी माइनस के इंटू अल्फा, के इंटू अल्फा इंटू टी का स्क्वायर, ये y की वैल्यू आ गई क्या, हाँ सर y की वैल्यू आ गई, ठीक है ना। अच्छा, मैंने आपको ये बोला कि मैक्सिमम हाइट पे पहुंच के y डायरेक्शन की वेलोसिटी 0 हो जाएगी, तो मुझे अगर y डायरेक्शन की वेलोसिटी चाहिए vy, तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे dy बाई dt चाहिए, ठीक है। तो मैंने dy बाई dt निकालने की कोशिश करी, कितना हो जाएगा, k माइनस ट्वाइस ऑफ k अल्फा इंटू टी, इसको आपको क्या करना है, इक्वेट टू 0 करना है। मैक्सिमम हाइट पे vy 0 होती है, ऐसा लिख देता हूं मैं, मैक्सिमम हाइट पर ये बात कंडीशन फुलफिल होती ही है कि y डायरेक्शन की वेलोसिटी क्या हो जानी चाहिए, 0 हो जानी चाहिए मैक्सिमम हाइट पे, ठीक है ना, ओके। इतना तो आपको पता होना चाहिए। देखो अगर आपको इतना नहीं पता है तो ये बहुत गलत बात हो जाएगी, ठीक है। k इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ k अल्फा इंटू टी, ये k से मैंने एक काट दिया, t इज इक्वल टू 1/2 अल्फा आ गया, t इज इक्वल टू 1 ट्वाइस ऑफ अल्फा आ गया। अच्छा पक्का, खैर ये तो आना ही था। अरे भाई टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट आपका 1 बाय अल्फा है, खुद सोचो, अगर टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट 1 बाय अल्फा है, आप नीचे से ऊपर गए, ऊपर से नीचे आ गए, तो टोटल टाइम आपको 1 बाय अल्फा लगा, तो भाई नीचे से ऊपर जाने का टाइम क्या होगा, टोटल टाइम का आधा, टाइम ऑफ असेंट, टाइम ऑफ डिसेंट भैया, तो ऊपर जाने का टाइम क्या होगा, टोटल टाइम का आधा, तो टोटल टाइम का आधा आपने कर दिया, तो ये आपका टाइम ऑफ असेंट आ गया। कितनी देर में आपका प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा, तो 1/2 अल्फा आ गया। वैसे भी आप देख सकते हो। अब वो बोल रहा है कि y की मैक्सिमम वैल्यू बताओ क्या होगी, मतलब एच मैक्स की वैल्यू बताओ कितनी होगी, तो आप टी की इस वैल्यू को उठाकर कहाँ पुट कर दोगे, यहाँ पुट कर दोगे। आप इस टी की वैल्यू को उठाओगे और कहाँ पुट कर दोगे, यहाँ पुट कर दोगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, वाई मैक्स मिल जाएगा। तो चलिए वाई मैक्स निकालते हैं। वाई मैक्स इज इक्वल्स टू यहाँ आपने वाई मैक्स निकालने की कोशिश की, के इंटू टी की वैल्यू क्या है, 1/2 अल्फा माइनस के इंटू अल्फा इंटू टी का स्क्वायर, यानी कि 1/2 ऑफ अल्फा का स्क्वायर, ठीक है पक्का। आइए इसे सॉल्व करते हैं आगे। हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, k/2 अल्फा, जगह नहीं है क्या, तो कॉपी कर लेता हूँ इसको मैं। अरे बेटा कॉपी हो जाओ, हाँ ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। हाँ मचाएंगे, जो नहीं नाचते उसको भी नचाएंगे,
आ जाइए, तो ये हो जाएगा y max इज इक्वल्स टू k अपॉन ट्वाइस ऑफ अल्फा, k अपॉन ट्वाइस ऑफ अल्फा माइनस k अल्फा इंटू 1 अपॉन 4 टाइम्स ऑफ अल्फा का स्क्वायर। ठीक है ना, तो अल्फा इससे चला गया, कितना बचा k अपॉन ट्वाइस ऑफ अल्फा माइनस k अपॉन 4 टाइम्स ऑफ अल्फा। सही कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ? बिल्कुल सही कर रहे हैं सर। तो यहाँ से आप बोल सकते हैं कि आप k कॉमन ले लो अपॉन 2 अल्फा कॉमन ले लो, नहीं k अपॉन 2 अल्फा कॉमन अगर हम ले लेते हैं तो ये हो जाएगा कितना 1 माइनस 1/2, यही होगा क्या? बताओ मुझे। k अपॉन 2 अल्फा अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये k हो जाएगा 2 2 4 अल्फा हो जाएगा, बिल्कुल सही है। अच्छा, आगे जाकर इसको और सॉल्व करते हैं और सिंप्लीफाई करते हैं तो ये क्या हो जाएगा k/2 अल्फा 1 माइनस 1/2 इज 1/2, मल्टीप्लाई कर दो उसको 1/2 से तो आंसर कितना आ जाएगा k अपॉन 4 टाइम्स ऑफ अल्फा। दिस इज योर आंसर, दिस इज योर मैक्सिमम हाइट। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी वाला। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। इसने आपके बहुत सारे कंसेप्ट प्रोजेक्टाइल मोशन के क्या कर लिए, एक बार में चेक कर लिए। अच्छा क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। A particle is projected with velocity v naught along x-axis. The deceleration on the particle is proportional to the square of the distance from the origin, that is a is equals to alpha x square. a is equals to alpha x square, है ना? ठीक है। The distance at which the particle stops. Distance at which the particle stops. अच्छा, आपको एक्सेलरेशन का वेरिएशन x के साथ दे दिया है और डिस्टेंस पूछ रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, और पार्टिकल स्टॉप्स बोल दिया है, पार्टिकल स्टॉप्स बोल दिया, मतलब कहीं ना कहीं वेलोसिटी का लेना देना भी है यहाँ पे। आइए जरा देखते हैं। तो हम जानते हैं एक्सेलरेशन का ऐसा कौन सा रिलेशन है वेलोसिटी के साथ जिसमें x इन्वॉल्व होता है? याद आया? एक्सेलरेशन इज नथिंग बट v dv बाई dx। याद आया? हाँ सर याद आया। a की वैल्यू क्या है? अल्फा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू v dv बाई dx। x को इधर ले जाओ तो अल्फा एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू v dv। हाँ कि ना? हाँ सर बिल्कुल सही कहा आपने। आगे बढ़ते हैं। अल्फा एक्स स्क्वायर डी एक्स, अल्फा एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू वी डी वी। ये क्या हो जाएगा? वी स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा, वी डी वी वी स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा। ठीक है, आइए भाई। तो अल्फा इसका इंटीग्रेशन, अच्छा मैंने साथ में कर दिया क्या? इंटीग्रेशन एक साथ ही करते हैं ना, तो फिर हमने यहाँ पे क्यों कर दिया? इसको मैं वी डी वी ही लिखे रहने देता हूँ। अब इंटीग्रेशन करते हैं साथ में, तो ये क्या हो जाएगा भाई? अल्फा एक्स स्क्वायर यानी कि अल्फा एक्स की पावर 3 अपॉन 3 इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय 2। सही कहा क्या? नहीं सही कहा कि नहीं कहा मैंने? हाँ सर बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा, आपको किसकी वैल्यू निकालनी है? एक्स की वैल्यू निकालनी है ना? आपको पता है कि पार्टिकल क्या कर जाएगा? स्टार्ट रेस्ट पे चला जाएगा, रुक जाएगा, और कहाँ से स्टार्ट कर रहा है? ओरिजिन से स्टार्ट कर रहा है। ठीक है ना? तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो लिमिट चढ़ेगी वो चढ़ेगी किसकी? x³ बाय 3, 0 से लेके x तक की ओरिजिन से स्टार्ट हुआ है, और फाइनली क्या हुआ है भाई? रेस्ट पे चला गया है। फाइनली क्या हुआ है? रेस्ट पे चला गया है। हाँ कि ना? ठीक है, पक्का? हाँ सर एकदम पक्का। चलिए वेरी गुड। तो अल्फा x³ अल्फा बाय 3 बाहर निकाल लो, अंदर क्या बचेगा? अंदर क्या बचेगा? x³ माइनस 0 इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर 1/2 बाहर निकाल लो, 1/2 ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा? 0 का स्क्वायर माइनस वी नॉट का स्क्वायर। ठीक है, ओके। तो ये आ जाएगा क्या? ये आ जाएगा क्या? अल्फा x³ बाय 3, अल्फा x³ बाय 3 इज इक्वल्स टू माइनस वी नॉट स्क्वायर बाय 2। अब आप बोलोगे माइनस क्यों है यार? डिसेलरेशन है ना। वैसे तो यहाँ पर ए की वैल्यू क्या होनी चाहिए? माइनस होनी चाहिए। तो यहाँ पर भी एक माइनस होता, माइनस माइनस क्या करता है? इसको खा जाता। टेंशन वाली बात नहीं, उससे कोई लेना देना नहीं हमको लेना देना है, हमको वैल्यू निकालनी है किसकी? डिस्टेंस की, एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो चलो क्या हो जाएगी? अल्फा x³ इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ वी नॉट का स्क्वायर, वी नॉट का स्क्वायर अपॉन 2, यानी कि x³ इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ वी नॉट का स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ अल्फा, या कि x की वैल्यू कितनी आ गई? 3 वी नॉट का स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ अल्फा। इसकी पावर कितनी आ गई? 1/3 आ गई। कितनी आ गई? देखो भाई ऑप्शन में है क्या? 3 वी नॉट का स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ अल्फा की पावर 1/3। क्लियर है? चेक कर लेते हैं एक बार, कुछ गलती तो नहीं है। वी नॉट, वी का स्क्वायर बाय 2, वी नॉट से लेके 0 तक, तो 0 माइनस वी नॉट स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सही है, एकदम परफेक्ट है, बढ़िया क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। A body is fired vertically upward at half of the maximum height. The velocity of the body is 10 meter per second. Maximum height raised by the body is, ये तो मोशन इन 1 डायमेंशन का क्वेश्चन हो गया है, बट कोई बात नहीं, कर लेंगे। A body is fired vertically upward at half the maximum height. यहाँ से अपवर्ड उसको क्या किया है? फायर किया है
मान लीजिए ये उसकी मैक्सिमम हाइट है, मैक्सिमम हाइट के आधे पे, मैक्सिमम हाइट के आधे पे, ठीक है ना। इसकी वेलोसिटी आपको दे दी गई है कितनी, 10 मीटर पर सेकंड। तो मैं मान लेता हूँ यहाँ इसकी वेलोसिटी कितनी है, 10 मीटर पर सेकंड। अच्छा, और यहाँ पहुंचकर वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये मैक्सिमम हाइट है भाई, मैक्सिमम हाइट पर पहुंच के वेलोसिटी क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। क्या आपको इस बात से कोई दिक्कत है? अगर आप किसी बॉल को फेंकते हो और वो मैक्सिमम हाइट पर जाती है तो वहां से पलट के उसको नीचे आना है ना, तो मैक्सिमम हाइट पर जाकर वेलोसिटी क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। चलिए, तो मैं यहाँ से लेके यहाँ तक में इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देता हूँ, अगर आपको इस बात से एतराज ना हो तो लगा दूं इक्वेशन ऑफ मोशन। तो मैं पहले पार्ट पे इक्वेशन ऑफ मोशन लगाता हूं, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ as, ठीक। फाइनल वेलोसिटी आप बोल रहे हो 0 होने वाली है, 0 इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी आप बोल रहे हो कितनी है, 10 का स्क्वायर है। मैं इस पार्ट से लेके इस पार्ट पे लगा रहा हूँ, ठीक है ना। ओके, माइनस 2 टाइम्स ऑफ a की वैल्यू किसके बराबर है, g के बराबर, माइनस g के बराबर, और यहाँ से हम निकाल लेंगे s, है ना। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमने कितना ले लिया, डिस्प्लेसमेंट s ले लिया। तो चलिए कितना हो जाएगा ये, 2 टाइम्स ऑफ 10 इंटू s इज इक्वल टू 100। तो हो जाएगा कितना, 10 दाम 100, 2 पंचे 10। तो यहाँ से आपकी कितनी आ गई, s की वैल्यू 5 मीटर आ गई। कितनी आ गई, 5 मीटर आ गई। मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट कितना है, 5 मीटर है। हमको टोटल मैक्सिमम हाइट निकालनी है। उसने बोला था कि बॉल यहाँ पर कहाँ है, मिड पॉइंट पर है, मैक्सिमम हाइट की आधे हाइट पे आ गया है। मतलब अगर ये 5 है तो ये भी कितना होगा, 5 मीटर होगा। टोटल कितना आ गया, 10 मीटर इज योर आंसर, 10 मीटर इज योर आंसर। क्लियर? जी सर, एकदम क्लियर, एकदम परफेक्ट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। A body is thrown upward from the Earth's surface with a velocity of 5 meter per second from a planet surface with velocity 3 meter per second. Both follow the same path. What is the projectile's acceleration due to gravity on the planet? सिंपल सा क्वेश्चन है, मैंने आपको पहले भी पढ़ाया हुआ है क्लास में। यहाँ पर आप देखते हो क्या, ट्रेजेक्ट्री ऑफ द प्रोजेक्टाइल, है ना। उसका फॉर्मूला क्या है, x tan थीटा माइनस gx स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। समझ रहे हो? अ बॉडी इज थ्रोन अपवर्ड फ्रॉम द अर्थ सरफेस विद वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड फ्रॉम अ प्लैनेट एंड अदर प्लैनेट से आपने फेंका है 3 मीटर पर सेकंड से। मतलब u की वैल्यू क्या हो गई है, एक प्लैनेट से 5 मीटर पर सेकंड है, दूसरे से 3 मीटर पर सेकंड, ठीक है। बोथ फॉलो द सेम पाथ, मतलब दोनों के लिए y की वैल्यू क्या है, सेम है। ट्रेजेक्ट्री दोनों के लिए क्या है, सेम है। मतलब ये जो इक्वेशन है दोनों के लिए क्या है, सेम है। बट ध्यान से देखो, u की वैल्यू अलग है और वो क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द प्रोजेक्टाइल्स एक्सेलरेशन, यानी कि g की वैल्यू भी अलग अलग है। g की वैल्यू भी क्या है भाई, अलग अलग है। इसका मतलब ये हुआ कि u1 स्क्वायर अपॉन u2 स्क्वायर इज इक्वल टू g1 स्क्वायर अपॉन g2 स्क्वायर, है ना। आप चाहो तो लेक्चर देख सकते हो जाके, आपको समझ में आ जाएगा। लेक्चर के बाद मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाई है, और अगर आप देखोगे तो आपको डीपीपी में भी इसका एक क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले वाले प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी थी 5 मीटर पर सेकेंड, तो 5/3 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू यहाँ स्क्वायर नहीं आएगा, जी का स्क्वायर थोड़ी ना आएगा, जी स्क्वायर थोड़ी ना लगा हुआ है, जी का स्क्वायर थोड़ी ना लगा है, जी में स्क्वायर थोड़ी ना लगा है, तो ये क्या हो जाएगा, g1/g2, ठीक है ना। g1 अगर अर्थ पे है तो g की वैल्यू मैं मान लेता हूँ कितनी, 10, और हमको दूसरे प्लैनेट की क्या निकालनी है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन निकालना है। तो कितना आ जाएगा भाई, 25/9 इज इक्वल्स टू 10/g2। तो g2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, g2 इज इक्वल्स टू 10 × 9/25। तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 25, 9 दूनी 18, 18/5। तो 5 तिया 15, 5 तिया 15, बचा कितना, 3, 5 छक्के 30, है ना। 5 तिया 15 बचा 3, तो 3 हो जाएगा, 5 छक्के 30, ठीक है। 3.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऑलमोस्ट आंसर आपका क्या आ जाएगा, 3.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमने जी की वैल्यू 10 मानी है, एक्चुअल में होती है 9.8, तो इसलिए आंसर आपका 3.6 से कम आएगा, और वो कितना आएगा, 3.5 के लगभग आ जाएगा। दूर दूर है ना, 3.5 है, 2 है, 4 है, 5 है, तो आंसर 3.5 आ जाएगा। इसमें आप अप्रॉक्स वैल्यू जी की ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है द हाइट y एंड द डिस्टेंस x along the horizontal plane of a projectile on a certain planet with no surrounding atmosphere are given by y is equals to 80 - 5t square meter and x is equals to 60 meter, where t is in seconds, the velocity with which the projectile is projected is। अच्छा, the height y and the distance x along the horizontal plane of a projectile on a certain planet with no surrounding atmosphere given by y is equals to, आपकी y की इक्वेशन दे दी है, y में डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है उसकी t के साथ आपको इक्वेशन दे दी गई है, कितनी है वो, 8t - 5t स्क्वायर, 8t - 5t स्क्वायर, एंड x इज इक्वल टू क्या दे दिया गया है, 6t दे दिया गया है।
y इज इक्वल टू 8t माइनस 5t स्क्वायर दिया हुआ है और x की वैल्यू आपको 60 दे दी गई है, ठीक है। वेयर t इज इन सेकंड्स, द वेलोसिटी विद विच द प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड। आपको इनिशियल वेलोसिटी निकालनी है, क्या निकालनी है आपको, इनिशियल वेलोसिटी। आपको क्या निकाल के देनी है भैया, इनिशियल वेलोसिटी u निकाल के देनी है, क्लियर है। u निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, u निकालने के लिए आपको चाहिए ux का स्क्वायर प्लस uy का स्क्वायर का रूट, इससे आप u निकाल सकते हो। अच्छा, ux कैसे निकाल सकते हैं, ux निकाल सकते हैं dx बाय dt करके, और क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी बोली है मतलब टाइम जीरो रहेगा, t इज इक्वल टू जीरो पे आप वेलोसिटी निकाल रहे हो ना, तो इनिशियल टाइम आप क्या लोगे, जीरो लेने वाले हो, ठीक है। तो dx बाय dt कितना आ जाएगा, बताओ मुझे, dx बाय dt कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, बिल्कुल। तो ये आ गया कितना, 6 मीटर पर सेकेंड, पक्का, देखो ना, ओके। अगर मुझे निकालना है uy इज इक्वल टू dy बाई dt होगा, dy बाई dt, इसको अगर हम डिफ्रेंशिएट करते हैं t के रिस्पेक्ट में तो ये कितना हो जाएगा, 8 माइनस 5 दूनी 10 t, हाँ कि ना, 8 माइनस 5 दूनी 10 t, क्लियर है। और यहाँ पर भी t की वैल्यू क्या होनी चाहिए, आप जीरो पे निकालोगे तो ये कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, वैल्यू आ जाएगी 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब आपको निकालनी है इनिशियल वेलोसिटी, तो u इज इक्वल टू अंडर रूट ux का स्क्वायर अपॉन प्लस uy का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर यानी कि कितना हो जाएगा, 8 × 64 6 × 36, कितना आ जाएगा भाई, रूट 100 आ जाएगा, यानी कि u की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 मीटर पर सेकेंड। u की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 मीटर पर सेकेंड। क्या ये बात आपको क्लियर है, जी सर एकदम क्लियर है, बहुत शानदार तरीके से क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 14th क्वेश्चन, अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड एट टाइम t इज इक्वल टू 0 एंड इट इज सीन एट हाइट h एट डिस्टेंस एट इंस्टेंट्स t1 एंड t2। मतलब ये बोला है बॉडी को आपने प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड, अच्छा ठीक है, एक बॉडी है, देखिएगा इमेज आपके दिमाग में छपनी चाहिए, एक बॉडी है, उसको u वेलोसिटी से मान लीजिए फेंक दिया गया ऊपर की तरफ, ठीक है ना, फेंका गया, ये ऐसे ऊपर जाएगी घूम के नीचे आएगी। वो बोल रहा है अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड एट टाइम t इज इक्वल टू 0 एंड इट इज सीन एट हाइट h एट इंस्टेंट t1 एंड t2। एक ही हाइट पर वो दो टाइम पर दिखती है, ठीक है ना। तो ऐसा कैसे हो सकता है भाई, मान लीजिए एक t टाइम पर, t1 टाइम पर बॉडी यहाँ पर है, ये गई घूम कर नीचे आ गई, फिर बॉडी आपको t2 टाइम पर यहाँ मिली, t1 टाइम पर यहाँ मिली, t2 टाइम पर यहाँ मिली, तो सेम हाइट है ना, देखो सेम हाइट है कि नहीं, हाँ सर सेम हाइट h पर आपको मिली है, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, द मैक्सिमम हाइट अटेंड इज, अच्छा मैक्सिमम हाइट की बात कर रहा है आपसे, क्या बात कर रहा है आपसे, मैक्सिमम हाइट की बात कर रहा है आपसे, मैक्सिमम हाइट की बात कर रहा है। अच्छा क्या करेंगे, हवन करेंगे, कॉमन सेंस यूज कर सकते हैं, क्या यूज कर सकते हैं, कॉमन सेंस यूज कर सकते हैं। कैसे, देखिए आपको पता है, ध्यान से सुनना, मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने के लिए, दिस इज योर मैक्सिमम हाइट, मानते हो कि नहीं मानते, हाँ सर बिल्कुल मानते हैं, है ना। तो हम जानते हैं कि मैक्सिमम हाइट पहुंचने के लिए हमारे पास ये पता है कि मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ये बात तो आपको पता है। अच्छा, अगर मैं y डायरेक्शन में लगाता हूँ एस वाई इज इक्वल टू यू वाई टी, अच्छा एस वाई यू वाई करने की जरूरत नहीं क्योंकि मोशन इन वन डायमेंशन है, तो है ना, तो हम सीधे सीधे बोलेंगे एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है, ओके, हाँ कि ना, हाँ सर बिल्कुल सही कह रहे हो आप। अच्छा आप क्या बोल सकते हो, s की वैल्यू क्या है, मैक्सिमम हाइट पे आप पहुंच गए, क्या पहुंच गए आप, मैक्सिमम हाइट पे पहुंच गए, h max इज इक्वल्स टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है ना। कोई दिक्कत परेशानी नहीं सर, कोई परेशानी नहीं है। अच्छा h max को मैं थोड़ी देर के लिए स्मॉल h बोल दूं क्या यार, नहीं तो मैक्स बार बार कहाँ लिखता रहूंगा, एच मैक्स को बार बार कहाँ एच मैक्स लिखता रहूंगा, उसको छोटा कर देता हूँ, स्मॉल h बोल देता हूँ, स्मॉल h इज इक्वल्स टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है ना। हमको नहीं पता भाई मैक्सिमम हाइट तक कब पहुंचे, हम किसी टी टाइम पर पहुंचे, ठीक है। चलिए मान लीजिए इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, देखिएगा मैं क्या करने वाला हूँ, 2 टाइम्स ऑफ यू टी माइनस जी टी स्क्वायर, ठीक है ना। अच्छा देखिएगा, इसको मैं इधर लेकर आया तो ये हो जाएगा जी टी का स्क्वायर, ठीक है, माइनस ट्वाइस ऑफ यू टी माई प्लस ट्वाइस ऑफ एच इज इक्वल टू 0, हाँ कि ना, हाँ सर बिल्कुल सही कह रहे हो आप। अच्छा मैंने ऐसा इसीलिए किया क्योंकि मुझे पता है इस टाइम की वैल्यूज आएंगी, ये रूट इसके टी के क्या निकलेंगे, रूट निकलेंगे, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, हाँ सर इस टी के क्या निकलने वाले हैं, रूट निकलने वाले हैं। ध्यान से देखना वो रूट्स क्या होंगे, हमको पता है सम ऑफ द रूट्स क्या होते हैं और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होते हैं। मैं बोलता हूँ कि भाई रूट निकलेंगे t1 और t2,
ठीक है ना। ये इसके क्या होने वाले हैं, रूट होने वाले हैं, ऐसा मान लीजिए। T1 एंड T2 क्या होने वाले हैं, रूट्स होने वाले हैं इस इक्वेशन के। T1 एंड T2 क्या होने वाले हैं, इस इक्वेशन के रूट्स होने वाले हैं, ठीक है ना। अच्छा मुझे बताइए सम ऑफ द रूट्स T1 प्लस T2 क्या होगा, सम ऑफ द रूट्स क्या होगा, सम ऑफ द रूट्स होगा माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए, और वो किसके बराबर होगा, माइनस बी क्या होगा, माइनस ऑफ माइनस 2u, तो ये प्लस ऑफ 2u हो जाएगा, डिवाइडेड बाय ए क्या है, जी, 2u बाई जी। मतलब इसका मतलब ये है कि ये T1 टाइम और ये T2 टाइम मिलकर क्या बता रहा है, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट 2u बाय जी बता रहा है। समझे नहीं समझे, तो उसको मैं पहली इक्वेशन लिखता हूँ, T1 प्लस T2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ u बाय जी, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है ना। अच्छा अब हम जानते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है T1 इंटू T2 इज इक्वल टू C बाय ए, C बाय ए क्या होगा 2h बाय जी, है ना, 2h बाय जी, 2h बाय जी। क्लियर है, हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। यहाँ से आप u की वैल्यू निकाल सकते हो, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, यहाँ से आप u की वैल्यू निकाल सकते हो, वो कितनी होगी, g इंटू T1 प्लस T2 बाई 2, तो u की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई, g इंटू T1 प्लस T2, g इंटू T1 प्लस T2 बाय 2, g इंटू T1 प्लस T2 बाय 2। समझ में आया कि नहीं आया, हाँ सर समझ में आ गया। u इज इक्वल टू g इंटू T1 प्लस T2 बाय 2, ओके वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं, मुझे निकालना है मैक्सिमम हाइट। अभी भी मैक्सिमम हाइट तक पहुंचा हूं नहीं, लेकिन मुझे पता है कि मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला एच मैक्स जो है, जिसको मैं स्मॉल एच मान रहा हूं, उसका फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर बाई 2g। होता है कि नहीं होता, मैं यू तक तो पहुंच गया हूं, अगर मैं यहां पर वैल्यू पुट कर दूं यू की, तो मुझे मैक्सिमम हाइट मिल जाएगी। देखिए तो एच मैक्स इज इक्वल टू, जिसको आप स्मॉल एच बोल रहे हो, इज इक्वल टू यू स्क्वायर, यू स्क्वायर कितना हो जाएगा, जी का स्क्वायर T1 प्लस T2 का होल स्क्वायर, जी स्क्वायर T1 प्लस T2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर इंटू 2g। ये g से ये g कट गया, ठीक है ना, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 आ गया, ठीक है। तो h की वैल्यू कितनी आ गई, h मैक्स की वैल्यू आ गई भाई, ध्यान से देखो, g टाइम्स ऑफ T1 प्लस T2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 दूनी 4 दूनी 8। क्लियर है, ये आ गई आपकी वैल्यू h मैक्स की। ऑप्शन में देखिए जी T1 प्लस T2 का होल स्क्वायर अपॉन 8। अब आप इसको एज अ फॉर्मूला याद रखो, इसको क्या कर लो, एज अ फॉर्मूला याद करो, क्या करो, याद करो कि अगर आपको 2 टाइम दिए हुए हैं कि भाई एक बार बॉल को यहाँ फेंका, T1 टाइम पर बॉल यहाँ थी, h हाइट पर, T2 टाइम पर उसी h हाइट पर बॉल आ गई है, तो बताओ मैक्सिमम हाइट कितनी अचीव होगी, तो सीधे सीधे फॉर्मूला लगाओगे आप, जी इंटू T1 प्लस T2 का होल स्क्वायर अपॉन 8, जी इंटू T1 प्लस T2 का होल स्क्वायर अपॉन 8। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द रिलेशन बिटवीन द टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, यार ये तो होमवर्क मैं आपको देना चाहूंगा, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन अब मैं कराऊंगा तो मेरी तौहीन है ना। ये क्वेश्चन तो आपको बनना चाहिए, टाइम ऑफ फ्लाइट आपको दिया हुआ है और टाइम ऑफ असेंट आपसे पूछ रहा है, तो यार ये बनना चाहिए आपको। टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ असेंट जो होता है वो क्या होता है, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट का आधा होता है, ठीक है ना, टोटल और टाइम ऑफ फ्लाइट का आधा होता है, इस हिसाब से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, अ कोस्ट गार्ड शिप लोकेट्स अ पायरेट शिप एट अ डिस्टेंस ऑफ 560 मीटर, इट फायर्स अ कैनन बॉल विद एन इनिशियल स्पीड ऑफ 82 मीटर पर सेकंड, एट व्हाट एंगल फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल द बॉल मस्ट बी फायर्ड सो दैट इट हिट्स द पायरेट शिप। चलिए यहाँ से मैंने मान लिया कि यार हम फेंक रहे हैं अपने प्रोजेक्टाइल को या अपनी कैनन बॉल को, हमने यहाँ से फेंका और यहाँ पर हिट करना है हमें टारगेट को, ये हमारी क्या है भाई, टारगेट है, जिसको क्या करना है, हमें हिट करना है। अच्छा आगे बढ़ते हैं, ये है u, ठीक है ना, और ये है थीटा, ये है क्या, थीटा, ये हो जाएगा ux, ये हो जाएगा uy। मानते हो कि नहीं मानते, हाँ सर मानते हैं। कितनी दूर है भैया, कुछ दिया है क्या, 560 मीटर दूर है। कितनी दूर है आपकी पायरेट की जो नाव है, वो कितनी दूर है भाई, 560 मीटर दूर है, मुझे वहां जाकर हिट करना है, ठीक है ओके। और आपको u की वैल्यू दे दी गई है कितनी, 82 मीटर पर सेकेंड, कितनी दे दी गई है, 82 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 82 मीटर पर सेकेंड। क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, आपके पास 82 मीटर पर सेकेंड के लिए इनिशियल वेलोसिटी दे दी गई है, x डायरेक्शन की डिस्टेंस दे दी गई है, सोचो क्या कर सकते हैं, क्या निकालने को बोल रहा है, एट व्हाट एंगल फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल द बॉल मस्ट बी फायर्ड। आपको रेंज दे दी गई है, एंगल पूछ रहा है, रेंज दे दी गई है, एंगल पूछ रहा है। रेंज का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। आर की वैल्यू कितनी है, 560 मीटर, आर की वैल्यू कितनी है, 560 मीटर। अच्छा u आपको दिया हुआ है 82, इसका कर दो क्या, स्क्वायर इंटू साइन 2 थीटा अपॉन जी की वैल्यू आप मान लो कितनी, 10। यहाँ से आप थीटा नहीं निकाल सकते, यहाँ से आप थीटा नहीं निकाल सकते क्या, बिल्कुल निकाल सकते हो। आप इसको सॉल्व करेंगे तो थीटा की वैल्यू लगभग लगभग कितनी आ जाएगी, 27 डिग्री, है ना। कुछ भी नहीं था, रेंज का फॉर्मूला लगाना था, आंसर निकालना था, आंसर आ गया 27 डिग्री।
क्लियर, थीटा की वैल्यू आपको पता चल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, a particle of mass m is projected with velocity v making an angle of 45 degree with the horizontal। अच्छा, the magnitude of angular, अच्छा angular momentum, angular momentum तुमने अभी पढ़ा नहीं है लेकिन कोई बात नहीं, समझने की कोशिश करेंगे। the magnitude of angular momentum of the particle about the point of projection when the particle is at maximum height। अच्छा 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 अच्छा, चलिए इसको ज़रा अच्छे से समझेंगे, इसी क्वेश्चन को ज़रा अच्छे से समझते हैं। प्रोजेक्टाइल यहीं बना देता हूँ। चलिए, ये आपका प्रोजेक्टाइल है, इसको फेंका गया है, मैक्सिमम हाइट तक गया, नीचे आ गया, मैक्सिमम हाइट तक गया, यहाँ आ गया, ठीक है। y x, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। एक और बना देते हैं जिससे हमने इसको फेंका है, यूँ। चलो आइए समझने की कोशिश करिएगा मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ। देखिए, अ पार्टिकल ऑफ मास m इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी v मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री v वेलोसिटी से आपने फेंका है। द मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल अबाउट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, दिस इज द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन O, व्हेन द पार्टिकल इज एट इट्स मैक्सिमम हाइट, जब आपका प्रोजेक्टाइल कहां पहुंच जाएगा, मैक्सिमम हाइट पे पहुंच जाएगा। जब आपका प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम हाइट पे पहुंचता है, उसकी x डायरेक्शन की वेलोसिटी तो कांस्टेंट ही रहने वाली है, x डायरेक्शन की वेलोसिटी कांस्टेंट रहने वाली है vx, जो कि किसके बराबर है, ux के बराबर होगी। अच्छा, ux की वैल्यू कितनी होगी ये बता दो मुझे। अगर ये v वैल्यू है, ध्यान से सुनना, ये v वैल्यू है तो ux की वैल्यू कितनी होगी, v cos 45, मानते हो कि नहीं मानते, हाँ सर, v cos 45 जो कि v/√2 के बराबर होगा। सिमिलरली uy किसके बराबर होगा, v sin 45 के बराबर, जो कि v/√2 के बराबर होगा, v/√2 के बराबर होने वाला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Magnitude of angular momentum of the particle about the point of projection when the particle is at its maximum height, particle is at its maximum height, ये इसकी मैक्सिमम हाइट है। हमको यहां पर पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम निकालना है अबाउट द पॉइंट O, अबाउट द पॉइंट O। मैंने अभी अभी आपको एंगुलर मोमेंटम का एक बहुत ही शानदार फॉर्मूला बताया था, जो कि क्या था, L वेक्टर इज इक्वल्स टू R वेक्टर क्रॉस P वेक्टर, या फिर मैं बोल सकता हूं MVR परपेंडिकुलर, MVR परपेंडिकुलर, मतलब लीनियर मोमेंटम को आप मल्टीप्लाई करोगे किससे, लीनियर मोमेंटम को आप मल्टीप्लाई करोगे किससे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस से। कहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जिस पॉइंट के अबाउट आपसे एंगुलर मोमेंटम पूछा जा रहा है। अरे भाई MV क्या होता है, MV इज नथिंग बट लीनियर मोमेंटम, MV इज नथिंग बट लीनियर मोमेंटम, MV इज नथिंग बट लीनियर मोमेंटम। इस लीनियर मोमेंटम का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, अरे भैया लीनियर मोमेंटम की डायरेक्शन क्या होगी, अगर आपका प्रोजेक्टाइल यहां पहुंच गया है मैक्सिमम हाइट पे, उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है, तो इसको मास से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो यही तो लीनियर मोमेंटम की डायरेक्शन होगी। देखो देखो, हाँ, इसकी वैल्यू कितनी है, v/√2, यही है ना, ux की वैल्यू v/√2 है। ठीक है, तो अगर मैं बोलूँ मोमेंटम की डायरेक्शन क्या होगी, मोमेंटम की डायरेक्शन क्या होगी, तो आप बोलोगे ये p वेक्टर है और दिस इज डायरेक्शन ऑफ लीनियर मोमेंटम mv। समझे कि नहीं समझे, मतलब mv/√2, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ लीनियर मोमेंटम। आर परपेंडिकुलर अबाउट दिस पॉइंट है, हमें एंगुलर मोमेंटम निकालना है किस पॉइंट के अबाउट, इस पॉइंट के अबाउट, ठीक है ना। तो हमको परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, बस क्या चाहिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो आपको नहीं लगता यही वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इस पॉइंट के अबाउट, हाँ सर, इस लीनियर मोमेंटम की डायरेक्शन जो है उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है हमको इस पॉइंट के अबाउट, यही वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। इसको आप क्या बोल रहे हो, एच मैक्स, क्या बोल रहे हो, एच मैक्स। एच मैक्स का फॉर्मूला क्या होता है मुझे बताइए, एच मैक्स का फॉर्मूला होता है, एच मैक्स का फॉर्मूला होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। मानते हो कि नहीं, हाँ सर बिल्कुल मानते हैं। थीटा की वैल्यू आपको 45 डिग्री दी गई है, तो 45 का साइन 45 कितना होगा, 1/√2 का स्क्वायर हो जाएगा 1/2, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, u स्क्वायर बाय 4g। मानते हो कि नहीं मानते, u स्क्वायर साइन स्क्वायर, साइन थीटा की वैल्यू है साइन थीटा की वैल्यू है 1/√2, क्यों, क्योंकि थीटा की वैल्यू कितनी है 45 डिग्री, तो साइन 45 हो जाएगा 1/√2, उसका स्क्वायर करोगे 1/2 हो जाएगा, तो u स्क्वायर अपॉन 4g हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और आपको इनिशियल वेलोसिटी u कितना दिया हुआ है, v के बराबर दिया हुआ है, ठीक है ना। तो आप इसको क्या बोल सकते हो, v स्क्वायर अपॉन 4g बोल सकते हो या नहीं बोल सकते, बिल्कुल बोल सकते हैं। तो आपके पास ये जो एच मैक्स था यही आपका क्या बन रहा है, r परपेंडिकुलर बन रहा है, और इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, v स्क्वायर बाय 4g। तो चलो हम निकालते हैं अब क्या, एंगुलर मोमेंटम। mv की वैल्यू आपके पास है, mv की वैल्यू आपके पास है mv/√2, यानी कि आपके पास लीनियर मोमेंटम की वैल्यू है, कितनी है वो, mv/√2। इसको आप मल्टीप्लाई कर दो किससे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस से, v स्क्वायर बाय 4g से, किससे, v स्क्वायर बाय 4g से। चलिए तो कितना आ जाएगा, mv क्यूब अपॉन
टाइम्स ऑफ √2g। ये आ गया आपका एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड, mv³ अपॉन 4√2g। बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। प्रोजेक्टाइल मोशन और एंगुलर मोमेंटम को कंबाइन करके क्वेश्चन बनाया गया है, अच्छा क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। अ प्रोजेक्टाइल इज गिवन एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ i कैप प्लस 2j कैप, अच्छा, वेयर i इज, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। द इक्वेशन ऑफ इट्स ट्रेजेक्टरी, ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन आपसे पूछ रहा है, तो इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल टू x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स ऑफ u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। मैंने आगे भी कहीं लिखा था ये फॉर्मूला, है ना, आगे सही लिखा था कि नहीं लिखा था? अरे कहाँ गया हमारा प्रोजेक्टाइल, हमारा, अरे 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 हमारा फॉर्मूला कहाँ चला गया? आर मैक्स किसका क्वेश्चन था यार? वो था ट्रेजेक्टरी का ना, ट्रेजेक्टरी, ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन, ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन, ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन, ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन कहाँ चले गए बेटा? हाँ ये है, देखिए ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन ये लिखी थी मैंने, x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स ऑफ u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो वही वापस वही फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं, ये है ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन। आपको जो वेलोसिटी दी गई है, इनिशियल वेलोसिटी v वेक्टर, वो किस फॉर्म में दिया हुआ है, i कैप प्लस 2j कैप। इसका मतलब ये है कि दिस इज योर vx एंड दिस इज योर vy। इसका मतलब ये है कि vx की वैल्यू आपको 1 दी हुई है और vy की वैल्यू आपको कितनी दी गई है, 2 दी गई है। इसका मतलब ये भी हो सकता है, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि इसका कॉस कंपोनेंट यानी कि v cos थीटा किसके बराबर है, 1 के बराबर है, और v sin थीटा किसके बराबर है, 2 के बराबर है। यही तो होता है भाई, जब आपने प्रोजेक्टाइल को फेंकते हो, जब आपने प्रोजेक्टाइल को किसी v वेलोसिटी से फेंकते हो तो उसका एक x कंपोनेंट बनता है। अगर ये थीटा एंगल है तो x कंपोनेंट कितना हो जाता है, v cos थीटा। कुछ गलत बोला मैंने क्या? नहीं सर। और y कंपोनेंट कितना हो जाता है, vy जो कितना हो जाता है, v sin थीटा। कितना हो जाता है, v sin थीटा। क्लियर है जी सर? क्लियर है। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। यार मुझे ना tan थीटा निकालना है किसी भी तरीके से, ध्यान देखना, ध्यान से देखना। tan थीटा अगर मुझे निकालना है, मैं इसको डिवाइड कर दूं इससे, तो हम बोल सकते हैं v sin थीटा डिवाइड बाय v cos थीटा इज इक्वल्स टू v sin थीटा डिवाइड बाय v cos थीटा। कितना हो जाएगा भाई ये, v sin थीटा डिवाइड बाय v cos थीटा 2/1, है ना। किसके बराबर हो जाएगा ये, 2/1 के बराबर, यानी कटा। tan थीटा की वैल्यू किसके बराबर आ गई, tan थीटा की वैल्यू आ गई 2 के बराबर। किसके बराबर, 2 के बराबर। x इंटू tan थीटा की जगह आप 2 लिख दोगे तो 2x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। तो चलिए मुझे दिख रहा है भाई 2x जैसा कुछ आ रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा क्या है एक्चुअल में, देखो क्या वो u की वैल्यू किसके बराबर है भैया, v के बराबर है। देखो ना, इनिशियल वेलोसिटी आपको किसके बराबर दी है, v के बराबर दी है, ठीक है ना। तो आप जो u cos थीटा लिखते थे इनिशियल वेलोसिटी को x डायरेक्शन में, वो एक्चुअल में क्या है, v cos थीटा है। नहीं आई बात समझ में? अरे भाई अगर ये u होता तो ये u cos थीटा हो जाता, ये v है इसलिए v cos थीटा हो गया है। आई मेरी बात समझ में? एक्चुअल में क्या है, ये x डायरेक्शन की वेलोसिटी है ना, v cos थीटा या u cos थीटा। x डायरेक्शन की वेलोसिटी है ना u cos थीटा। अब यहाँ पर आपको इनिशियल वेलोसिटी v दी हुई थी तो हमने इसको v cos थीटा लिख दिया। कोई दिक्कत वाली बात है क्या? दोनों है क्या, x डायरेक्शन की वेलोसिटी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा की जगह आप इसको ऐसे लिख लो। अगर आपको कहीं कंफ्यूजन हो रही है तो आप ऐसे लिख लो। देखो ये क्या हो जाएगा, ये v स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि आपको इनिशियल वेलोसिटी क्या दी हुई है, v स्क्वायर दी हुई है। क्या दी हुई है, v स्क्वायर दी हुई है। लो, आप कोई दिक्कत नहीं सर, आप कोई दिक्कत नहीं। 2 इंटू वी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये क्या है, v cos थीटा क्या है, x डायरेक्शन की वेलोसिटी। तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं क्या, y इज इक्वल्स टू x, tan थीटा की वैल्यू आपने 2 निकाल ली तो x इंटू 2 माइनस जी टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ वी एक्स का स्क्वायर। ऐसा लिख सकता हूं क्या, लिख सकता हूं? हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हो। वी एक्स का स्क्वायर यानी कि वी एक्स की वैल्यू तो 1 है। ओके ओके ओके, तो y इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ x माइनस जी की वैल्यू मैंने 10 रख दी, एक्स स्क्वायर अपॉन 2, वी एक्स की वैल्यू 1 थी, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा तो इंटू 1 हो गया। इसको काट दिया, ये 2 पंचे 10 हो गया। तो y इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ x माइनस 5x स्क्वायर, y इज इक्वल्स टू 2x माइनस 5x स्क्वायर, y इज इक्वल्स टू 2x माइनस 5x स्क्वायर। देखिए कोई ऑप्शन है क्या, बी ऑप्शन है, y इज इक्वल्स टू 2x माइनस 5x स्क्वायर। अच्छा क्वेश्चन था, नीट लेवल क्वेश्चन है, आना ही चाहिए ऐसे क्वेश्चन, आपको बनने ही चाहिए भैया। ऐसे क्वेश्चन आपको नीट में आराम से मिल सकते हैं। कंपैरिजन का क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द वेलोसिटी ऑफ अ प्रोजेक्टाइल एट द इनिशियल पॉइंट ए इज 2i कैप प्लस 3j कैप मीटर पर सेकेंड, इट्स वेलोसिटी इन मीटर पर सेकेंड एट पॉइंट बी। आपको इनिशियल वेलोसिटी दे दी गई है कितनी, 2i कैप प्लस 3j कैप।
इसका मतलब ये है ये कंपोनेंट आपका 2 है और ये कंपोनेंट आपका 3 है। आपको इस बात से कोई दिक्कत है? नहीं सर, ये एंगल थीटा है। जब आकर आपका प्रोजेक्टाइल जमीन पर गिरेगा तो इसकी एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी चेंज नहीं होने वाली, वो 2 ही रहेगी। वाई डायरेक्शन की सिर्फ डायरेक्शन चेंज होगी, वाई कंपोनेंट की सिर्फ डायरेक्शन चेंज होने वाली है, वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। तो यहां पर ये हो जाएगा 3, एंगल थीटा रहने वाला है। क्लियर है जी सर? तो आप मुझे बताइए यहां पर वेलोसिटी वेक्टर क्या हो जाएगा? तो फाइनल वेलोसिटी वेक्टर जो बनेगा वो क्या बनेगा? 2i कैप माइनस 3j कैप, नीचे की तरफ हो गया ना, तो 2i कैप माइनस 3j कैप, आंसर इज डी। क्लियर? बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? A particle crossing the origin of coordinates at time t is equals to 0 moves in the xy plane with a constant acceleration a in the y direction. If its equation of motion is y is equals to bx square, its velocity component in the x direction is. Velocity component in the x direction is. हमको बोला है y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है a, बोला है ना ऐसे ही, कांस्टेंट एक्सेलरेशन a इन दी y डायरेक्शन। अच्छा, और x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना बोला है? x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 बोला है। ठीक है, ओके सर, बिल्कुल। अच्छा, एक सेकंड इस इक्वेशन को ध्यान से देखिए, y इज इक्वल टू बी एक्स स्क्वायर। अगर मैं इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करूं तो मुझे क्या मिलेगा? dy बाई डी टी मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? dy बाई डी टी किसके बराबर होगा? vy के बराबर। ठीक है ना, ये कितना आ जाएगा? ट्वाइस ऑफ बी एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी करेंगे, बिल्कुल करेंगे सर। जब dy बाई डी टी vy के बराबर है तो dx बाई डी टी किसके बराबर हो जाएगा? dx बाई डी टी vx के बराबर हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं vy इज इक्वल टू dy बाई डी टी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ bx इंटू vx। बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? बिल्कुल बोल सकते हैं। हमको पहुंचना है एक्सेलरेशन तक। मैं इसको एक बार और डिफरेंशिएट करूं, एक्सेलरेशन मिल जाएगा, बिल्कुल सर। तो dy बाई डी टी इज इक्वल टू dy बाई डी टी इज इक्वल टू dvy बाई डी टी इज इक्वल टू ay बोल सकते हैं इसको, बिल्कुल बोल सकते हैं सर। इसको अगर हम डिफरेंशिएट करें तो यहाँ प्रोडक्ट रूल लग सकता है। देखिए इसमें देखिए आप 2 और b क्या है? कांस्टेंट है, तो मैं 2 और b को बाहर लिख लेता हूँ और प्रोडक्ट रूल लगाता हूँ। x को मैंने एज इट इज छोड़ दिया, पहले डिफरेंशिएट किया dvx बाई डी टी को, dvx बाई डी टी को। बात समझ में आई? जी सर, समझ में आ गई। फिर मैंने बोला कि यार आप vx को छोड़ दो और x को डिफरेंशिएट करो, तो ये हो जाएगा dx बाई डी टी। समझे कि नहीं समझे? हाँ सर, समझ गए। मुझे बताइए x डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन है? इसको आप क्या लिख सकते हो? dvx बाई डी टी लिख सकते हो, ax को। इसको आप ये लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं। इसकी वैल्यू 0 के बराबर है, तो dvx बाई डी टी किसके बराबर आ गया? 0 के बराबर हो गया, तो ये टर्म क्या हो गई भाई? 0 हो गई। समझे कि नहीं समझे? हाँ सर, समझ गए। तो हम बोल सकते हैं ay इज नथिंग बट ट्वाइस ऑफ b ब्रैकेट के अंदर vx इंटू डी एक्स बाई डी टी क्या होता है? ये भी vx होता है सर। अरे हाँ कि ना? अरे हाँ कि ना? dx बाई डी टी किसके बराबर होगा? vx के बराबर ही होगा। हाँ सर, तो हम बोल सकते हैं ay इज नथिंग बट 2b इंटू vx का स्क्वायर। निकालना क्या है हमें? हमें निकालना है इट्स वेलोसिटी कंपोनेंट इन x डायरेक्शन। यहाँ से निकाल लेते हैं साफ साफ। तो ay का एक्सेलरेशन आपको a दिया हुआ है, तो मैं इसको a लिखता हूँ डिवाइड बाई 2b और इसको रूट के अंदर डाल देता हूँ, इससे मुझे x कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी मिल जाएगा। देखिए x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी मिल गया, कितना है? अंडर रूट a बाय 2b, अंडर रूट a बाय 2b। क्लियर? चलिए, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई, तो इसी के साथ हमारा ये पहला पार्ट प्रैक्टिस क्वेश्चंस का क्या होता है खत्म होता है। यहाँ पर ज्यादातर हमने प्रोजेक्टाइल मोशन के क्वेश्चंस कर लिए हैं, है ना, और इससे पहले भी हमने डीपीपी में प्रोजेक्टाइल मोशन के काफी कुछ क्वेश्चंस किए थे। आई होप आपसे अब प्रोजेक्टाइल मोशन का अंदर का जो डर होगा वो निकल गया होगा, आपको कोई भी डर सताता नहीं होगा प्रोजेक्टाइल मोशन का। चलिए, आपको पता है मैग्नेट ब्रेन्स की अपनी खुद की वेबसाइट है, magnetbrains.com नाम से आप गूगल पर जाएंगे, टाइप करेंगे तो ऐसा वेब पेज आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर जितना भी कंटेंट है सब फ्री ऑफ कॉस्ट आपको अवेलेबल करा दिया गया है और प्रॉपरली अरेंज तरीके से वेबसाइट पर आपको दे दिया गया है। आप जाएंगे, इस पर क्लिक करेंगे, अगर आप नीट के स्टूडेंट हैं तो नीट के अंदर जितनी भी चीज़ें आपको पढ़ाई जा रही हैं सब फ्री ऑफ कॉस्ट है और आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे रितिका मैम का बायोलॉजी का कंटेंट, मेरा फिजिक्स का कंटेंट, धीरज सर का फाउंडेशन का कंटेंट आपको देखने को मिल जाएगा। वैसे तो आप अगर मुझे मेरे लेक्चर देख रहे हैं तो आप फाउंडेशन के कोई भी आपको फाउंडेशन की ज़रूरत नहीं होगी, बट आप अपने छोटे भाई लोगों को, छोटे जो दोस्त होंगे उनको सजेस्ट कर सकते हैं। अब आपका मन किया कि चलिए फिजिक्स के लेक्चर खोल कर देखते हैं, आप वॉच नाउ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो मैं आपको फिजिक्स पढ़ाता हुआ यहाँ पर दिखूंगा, लेकिन उससे पहले आपको ये भी देखने को मिलेगा कि मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया हुआ है ना, क्या क्या कंटेंट है आपका। जैसे सारा नीट का एग्जामिनेशन के बारे में, बेसिक मैथमेटिक्स, फिर चैप्टर वाइज मैंने आपको सब कुछ पढ़ाया हुआ है। अब आपका मन किया कि चलिए खोल कर देखते हैं, आप किसी भी लेक्चर पर क्लिक करेंगे तो देखिए मेरे लेक्चर आपके सामने आ जाएगा और आपको पढ़ाता हुआ मैं दिख जाऊंगा। देखो पूरी मेहनत से,
क्लियर है? चलिए आगे बढ़े। आपको पता है हमारी आइडियोलॉजी है कि हम कंप्लीटली फ्री एजुकेशन देने में बिलीव करते हैं। फ्री का मतलब ये नहीं है कि कंटेंट से कॉम्प्रोमाइज़ किया गया हो, कंटेंट एकदम टॉप नॉच आपको प्रोवाइड किया जाता है। बदले में चाहते हैं हम थोड़ा सा प्यार, थोड़ा सपोर्ट आपसे। वो आप हमें कैसे दे सकते हैं? हमारे वीडियोज़ को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके। चैनल का नाम है मैग्नेट ब्रेन्स IIT JEE नीट, चैनल का नाम है मैग्नेट ब्रेन्स IIT JEE नीट। उसको सब्सक्राइब करके और जितना ज़्यादा हो सके वीडियोस को शेयर करके आग की तरह फैला के अपने दोस्तों को पहुंचा के और उन्हें बताकर कि ऐसे चैनल पर आप ज़रूर पढ़ें जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन दे रहा है। उसने पूरी सपोर्ट किया है K-12 एजुकेशन में आपका, और आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी उतर गया है और आपकी पूरी की पूरी तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट करा रहा है। चलिए इसी के साथ करते हैं इस लेक्चर को खत्म। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक सावधान रहिए, सतर्क रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।